नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आपके साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, खबरों से पहले हम आपकी तवज्जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की तरफ दिलाना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है। बिल पास नहीं होने पर इसे जेपीसी के पास भेजा गया है। बिल की मुखालफत करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था। अब इसमें मजीद तौसी कर दी गई है, यानी ये वक्त बढ़ा दिया गया है। आप वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ 15 सितंबर तक ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए जेपीसी को ऑनलाइन दरख्वास्त भेजने के लिए एक बड़ी मुहिम चला रही है और हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले क्यूआर कोड को स्कैन करें। हम आपको बता दें कि ईमेल बाउंस होने की शिकायत भी मिल रही है, लेकिन आप कोशिश करते रहिए। यही कोशिश हमारे लिए कामयाबी की जामिन बनेगी। तो बिना किसी देरी के आपको न सिर्फ खुद क्यूआर कोड स्कैन करके मेल करना चाहिए, बल्कि अपने अजीजों और रिश्तेदारों को भी इस बिल के खिलाफ दरख्वास्त देने के लिए कहना चाहिए। और आप जानते हैं कि इस बिल का मकसद कितना खतरनाक है, तो जरा भी देर ना करें, जल्द से जल्द मेल करें। और अब हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले, गुरु गोरखनाथ ने गोरखपुर की पावन धरा को अपनी साधना से किया पवित्र। साधु संतों पर टिप्पणी मामले में अखिलेश यादव का बीजेपी ने किया विरोध। अखिलेश यादव का फूका पुतला, नारेबाजी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने सीएम योगी के ज्ञानव्यापी मस्जिद बयान पर दी सख्त प्रतिक्रिया। आगामी ईद मिलादुन्नबी और गणेश चतुर्थी को लेकर बबेरू पुलिस हुई चौकस। शहर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की 2 दिवसीय संगोष्ठी में अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये गोरखपुर वासियों का सौभाग्य है कि शिव अवतारी महायोगी गुरु गोरखनाथ ने एक लंबे समय तक गोरखपुर की पावन धरा को अपनी साधना से पवित्र किया था। यह गोरखपुर वासियों का सौभाग्य है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने एक लंबे समय तक गोरखपुर की इस पावन धरा पर अपनी साधना की थी, अपनी साधना से इसे पवित्र किया था। और आज भी उनकी पावन साधना स्थली, उनसे जुड़े हुए उस समय के जुड़े हुए उनके वे चिन्ह आज भी यहां पर मौजूद हैं। उस परंपरा में आपने देखा होगा विश्वविद्यालय का कुल गीत की शुरुआत ही वहीं से होती है। तो यह संगोष्ठी भी निश्चित ही इस दिशा में, चाहे वह संतों ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली बने, चाहे वह भारत की भारतेंदु हरिश्चंद्र की निष्भाषा और उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला बने, चाहे वह आध्यात्मिक उन्नयन से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर आजीविका का माध्यम, ये सभी एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, बशर्ते हम भी उनके प्रति उसी पवित्र भावना के साथ आग्रही बने। मैं इस पूरी संगोष्ठी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जुड़े हुए कुछ व्यवहारिक पक्ष को भी हम प्रभावी ढंग से सामने रखने का कार्य करेंगे, क्योंकि केवल भाषण नहीं बल्कि उसके व्यवहारिक पक्ष को भी हम वहां जहां तहां बिखरे पड़े उन चीजों को भी समेटने का काम कर सकेंगे। कहीं पे चित्रों के माध्यम से हो सकता है, कहीं पे उन सब कार्यों के माध्यम से जो पहले परंपरा का हिस्सा था, आज वह एक प्रकार से लोग उससे अलग हटने का काम कर रहे हैं। उन चीजों को अगर हम जोड़ सकेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा का काम कर सकता है।
बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि जो लोग हिजाब पर प्रतिबंध यानी पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं वो उनकी जहनी दिवालियापन की निशानी है। हिजाब एक लिबास है जो कि मुस्लिम ख़वातीन अपने आप को ढकने के लिए पहनती हैं। भारत का संविधान हर पुरुष और महिला को इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक जो लिबास पहनना चाहे पहने, जो खाना चाहे खाएं। आज देश में इस तरह की अजीब सी बातें उभर रही हैं कि लिबास पहनने और किचन में क्या खाना बनेगा इस पर निर्णय लेने का अधिकार दूसरे लोग तय करेंगे। इस तरह की बातें करने वाले लोग समाज में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। हिजाब एक लिबास है और ये लिबास मजहबी एतबार से मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं और चूँकि इस्लाम ने पर्दे में रहने के लिए औरतों को हुक्म दिया है, इस वजह से हिजाब को अपनाया जाता है और मुस्लिम महिलाएं अपने जिस्म को ढक लेती हैं। इससे बहुत सारे जो फितने उभरने वाले होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। चूँकि शरीयत ने महरम और नामहरम की तकसीम की है तो इस वजह से ज़रूरी होता है कि मुस्लिम महिलाएं और ख़वातीन हिजाब का इस्तेमाल करें। अब वो इस पर शोर मचाना कि हिजाब पे बैंड होना चाहिए, पाबंदी लगाना चाहिए, ये जहनी दिवालियापन की बात है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। खुद हमारा जो आईन है, संविधान, वो हर शख्स को, हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, महिला और पुरुष को, सबको इस बात की इजाज़त देता है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा लिबास पहनना चाहें पहने, जैसा वो खाना चाहें वो खाएं। क्या अब ये तय किया जाएगा, दूसरे लोग तय करेंगे कि तुम्हें क्या खाना है और तुम्हें क्या पहनना है, तुम्हारे किचन में क्या पकना चाहिए। वहीं मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ज्ञानव्यापी मस्जिद वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है, इसकी तारीख कई सौ साल पुरानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया वो उनको शोभा नहीं देता कि ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही मौलाना ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा भी की और कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में उन्होंने बेहतर कदम उठाए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर एक व्यक्ति के लिए काम करे और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस एक तारीखी ऐतिहासिक मस्जिद है। उस पर एक विवाद चल रहा है जो कोर्ट में लंबित है। ज़िला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहे हैं। अलग अलग कई मुकदमे दायर हैं। मुस्लिम और हिंदू फरीक बहस कर रहे हैं और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल के आया है। ऐसी कंडीशन में जब कोर्ट ने अभी फैसला नहीं किया है, सुनवाई कर रही है कोर्ट, अब ऐसी सूरत हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है कि हम इसको मस्जिद नहीं कह सकते, ये विश्वनाथ धाम मंदिर है, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की बात कहना कोर्टों को, कानूनी इदारों को प्रभावित करना है और ऐसी बड़ी शख्सियत जो जिम्मेदार कुर्सी पे बैठी हुई हो उसको इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। जश्न ईद मिलादुन्नबी और गणेश चतुर्थी को लेकर बबेरू पुलिस अलर्ट मोड पर है। बता दें, बबेरू पुलिस इलाके में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर जिले भर की पुलिस ने त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए कमर कस ली है। क्षेत्र अधिकारी राजवीर सिंह के मार्गदर्शन में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बलराम सिंह त्योहारों को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जालौन के सदर उरई शहीद भगत सिंह चौराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अखिलेश यादव का पुतला फूंककर अपना विरोध प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव के मठाधीश माफिया वाले बयान पर जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही अखिलेश के बयान को सनातन धर्म का अपमान करार दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और कार्यकर्ताओं में नोकझोंक के बाद कंबल डालकर पुतले में आग
जो लगी थी उसको बुझाया गया और तमाम लोगों को पुलिस अपने साथ ले गई। मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने जो निरंतर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि मठाधीश ही माफिया होते हैं और संतों के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, तो उन्हें हम अवगत कराना चाहते हैं कि इस प्रकार की टिप्पणी न करें। आप इस प्रकार से आप संतों के साथ, इस समाज के साथ मत खेलिए। आपसे ये उम्मीद नहीं है कि इस प्रकार की आप ये भाषा का प्रयोग करें संतों के लिए। और इस प्रदेश की, इस देश की जो संस्कृति है उसको आप निरंतर खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अभी बताया है कि हिंदुओं होश में आओ, हिंदुओं को एक साथ रहना है, हिंदू बटे तो हिंदू। झांसी में भी भाजपा युवा मोर्चा ने अखिलेश यादव का पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा ने कहा कि अखिलेश यादव द्वारा संतों पर जो टिप्पणी की गई वो काफी निंदनीय है, जिसका हम विरोध करते हैं। इस मौके पर अखिलेश यादव के विरोध में नारे भी लगाए गए। आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी मर्यादा भूलकर हमारे साधु समाज के लिए जो अपने वक्तव्य कहे हैं उसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कड़ी आलोचना करते हैं उनकी। उन्होंने जो संत समाज की तुलना माफिया से की है, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि माफिया का संरक्षण समाजवादी पार्टी का पहला नियम था। उनके बायलॉज में लिखा गया है कि अगर आप माफिया को संरक्षण नहीं देंगे तो आप पार्टी को नहीं चला सकते। और वो अखिलेश यादव हमारे साधु समाज के ऊपर जब आपत्तिजनक अपनी टिप्पणी देते हैं तो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि वो हिंदू समाज से आते हैं कि नहीं आते। वो धर्म भी अपना भूल गए, ये आज उनको जगाने का काम। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अमरोहा के मंडी धनोरा में संस्कार भारती और विश्व हिंदी मंच की ओर से आयोजित हिंदी महोत्सव में हिस्सा लिया। केरल के राज्यपाल मंडी धनोरा में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली से कार द्वारा निर्धारित समय से लगभग 30 मिनट पूर्व पहुंच गए। डॉक्टर यतीन कटारिया ने आभार व्यक्त करते हुए उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। इसके उपरांत केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अतिथियों के संग दीप प्रज्वलित किया। जन जन की भाषा है हिंदी, हर मन की अभिलाषा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, हर मन की अभिलाषा हिंदी। गीतों भजनों की दुनिया है, गीतों भजनों की दुनिया है, करती दूर निराशा हिंदी। राष्ट्रगान की जान है हिंदी, राष्ट्रगीत की शान है हिंदी। भाषाओं के द्वंद्व युद्ध में हम सबका अभिमान है हिंदी। हर भाषा से प्यारी हिंदी, जनगण मन की प्यारी हिंदी। हर भाषा से न्यारी हिंदी, जनगण मन की प्यारी हिंदी। भाव प्रकट करती है मन के पल क्षण में ये न्यारी हिंदी। तुलसी सूर कबीर की हिंदी, तुलसी सूर कबीर की हिंदी। शुक्ल भक्त महावीर की हिंदी। कविवर नाथ रविंद्र की हिंदी। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगला साहित्य के बड़े कवि हैं, हिंदी में भी कवि। खबर झांसी से है, जहां की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए नए पुलिस कप्तान के रूप में आईपीएस सुधा सिंह ने जिले का कार्यभार संभाल लिया है। आईपीएस सुधा सिंह वर्ष 2011 बैच की आईपीएस है। इससे पहले वो झांसी में डीएसपी के रूप में तैनात रही थी। जिले की अपराध और अपराधियों की भौगोलिक स्थिति से वो पूरी तरह से वाकिफ हैं। वहीं अपराध और अपराधी पर रोकथाम लगाने में आसानी से उनको सफलता मिली है। जिले की नवांग पुलिस कप्तान सुधा सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि अपराध पर नियंत्रण पहली प्राथमिकता होगी। नहीं, मैं यहाँ कुछ दिन सीओसीटी रही हूँ और फिर एसपी रूरल के पद पे भी थोड़े दिन कार्यरत रही हूँ। तो बहुत झांसी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है हम लोगों का। झांसी के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ जो है क्राइम भी तुलनात्मक रूप से कम है। तो और अब मैं यहाँ पर एसएसपी के पद पर मुझे भेजा गया है, जिसमें मैंने कार्यभार कल ग्रहण कर लिया है। मेरी पूरी जो प्रयास है वो यही रहेगा कि यहाँ पे जो है जितने दिन मैं तैनात हूँ उतने में अपराध पे नियंत्रण रहे और लॉ एंड ऑर्डर जिले का मेंटेन रहे, एक अच्छा माहौल रहे। खबर जौनपुर से है, जहां की शिया कॉलेज में इंडो नेहान
शोतोकान कराटे 2 फेडरेशन द्वारा आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया। इस प्रतियोगिता में भारत सहित नेपाल, श्रीलंका तथा भूटान के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेल मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि यूपी के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार ने नई सौगात दी है। सरकार ने खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक खास ख्याल रखा गया है। हमारे जो इस प्रतियोगिता के फेडरेशन के इंडो निहान कराटे फेडरेशन द्वारा आयोजित है, इस प्रतियोगिता के लिए मैं फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं और उनको शुभकामना देता हूं कि जौनपुर में इंटरनेशनल प्रतियोगिता आयोजित करके स्थानीय खिलाड़ियों को सीखने का उनको एक अवसर दिया है और इससे हमारे खिलाड़ियों का और उत्साहवर्धन होगा और खेल की दिशा में जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज के इस अवसर पर खबर बिजनौर से, जहां कलेक्ट्रेट के बराबर स्थित कचेरी वाली मस्जिद की दुकानों पर पुलिस प्रशासन की टीम ने 13 दुकानों को सील कर दिया। जानकारी के अनुसार जब ये दुकानें बनाई गई थी तब नक्शा पास नहीं कराया गया था, इसलिए दुकानों को सील किया गया। दुकानदारों का कहना है कि 1986 में वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई ये दुकानें हैं। उस समय नक्शे पास नहीं किए जाते थे। नोटिस का जवाब देने के बाद फिर प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई इन दुकानों के खिलाफ की। इसमें जो हमारे पूर्व अधिकारी थे, नियुक्त अधिकारी, पूर्व एसडी, उन्होंने ये वक्त की संपत्ति है और इसमें विनियमित क्षेत्र से इनको नोटिस जारी किए गए थे। इसकी जांच की गई तो इनसे पूछा गया था कि भाई आपके ने इसका मानचित्र प्रस्तुत करें दुकान का, अगर स्वीकार किया है। इनके जो संचालक हैं उनको ये नोटिस दिया गया। उनका जवाब आया कि हम इसमें जो है मालिक जो है ये वक्त की संपत्ति है और इसके मुतवल्ली जो हैं उनको पूछा जाए। तो इसके बाद उन्होंने पूर्व प्राधिकारी इसको 24 तारीख में सील करने के, जब संतुष्ट जवाब नहीं मिला, सील करने का आदेश पाया। अभी यही संज्ञान में है, और भी होंगी तो उन पर। खबर मुरादाबाद से, जहां के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक निजी कंपनी में काम करने वाली युवती ने अपनी कंपनी में काम करने वाले 3 लोगों पर मारपीट और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पीड़ित युवती का आरोप है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो यहाँ लगभग 7-8 साल से काम करती हूँ, बट यहाँ पे सर अभी क्या है, 27 अगस्त को एक एग्ज़ाम चल रहा था मेरे टीम लीडर का, नितिन कुमार का, प्रमोशन एग्ज़ाम डिपार्टमेंट मैनेजर बनाने के लिए। तो उसका एग्ज़ाम उसकी जगह पर सुनील दिवाकर जो कि डिपार्टमेंट मैनेजर है वो कर रहा था। वो चीज़ कंपनी के अकॉर्डिंग भी और एक एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग गलत है। उस चीज़ को मैंने वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश की। तो वहाँ पे मुझे जो सुनील दिवाकर है वो और प्लस नितिन कुमार, इन दोनों ने अपने केबिन में खींच लिया, मेरे साथ हाथापाई की, इधर उधर छुआ और मुझे ज़मीन पे गिरा दिया। काफ़ी बदतमीजी मेरे साथ की गई है। एक निजी कंपनी के अपने 3 साथियों पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। क्या मामला है, क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा आप तक इतना अमल लगाई? देखिए, 8 तारीख को एक महिला ने जो सिविल लाइन क्षेत्र में रहती है, उन्होंने थाने पे आके एक तहरीर दी है और उसमें उन्होंने डिजिटल स्टोर में काम करने वाले अपने 3 साथियों के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए हैं। उसमें हम लोगों ने इमीडिएटली अभियोग पंजीकृत कर लिया है, इसकी छानबीन की जा रही है। उन्होंने उसमें बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं। जितने वहाँ पे उपलब्ध लोग थे उन लोगों से बातचीत की जा रही है। आईओ एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। और संपूर्ण थाना समाधान दिवस सदरपुर में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने जन सुनवाई की। इस दौरान जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय प्रधानों और अन्य गणमान्य जनों से बाघ, भेड़िया जैसे खतरनाक जानवरों को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर कई अहम दिशा निर्देश जारी किए और सभी से कहा कि अपने गांव के लोगों को जागरूक बनाइए, दहशत का माहौल खत्म कीजिए, सभी लोग इससे दूर रहें। अभी तक ऐसा कोई जानवर नहीं दिखाई दिया है।
अगर ऐसा कोई जानवर दिखता भी है तो प्रशासन को इसकी फौरी तौर पर सूचना दी जाए। ललितपुर के सदर कोतवाली के पास सुपरमार्केट में मोहल्ला चौबियाना निवासी अमित चौबे का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला, जिससे आसपास में हड़कंप मच गया। परिजनों ने बताया कि देर रात वो घर से निकले थे और सुबह तक घर नहीं आए। खोजबीन की गई लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम करवाने भिजवाया। मौके पर सीओ सिटी अभय नारायण राय और कोतवाली सदर निरीक्षक रमेश मिश्र और सदर चौकी इंचार्ज अनुराग शर्मा सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। कासगंज के पटियाली कोतवाली इलाके के अलीपुर दादर गांव में एक नाबालिग बच्चा 2 दिन पहले लापता हुआ था। इसका शव एक खेत में पानी में तैरता हुआ मिला। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने वहां दबिश दी, शव को पानी से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता सुरेंद्र ने शव की पहचान कर ली है। परिवार वालों ने बच्चे की हत्या के बाद शव को पानी में फेंके जाने की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 12 तारीख को 10-11 बजे करीब वो नहाने चला गया बरसात में, तब से गायब हो गया। कहाँ पर गया था नहाने? घर से बाहर निकल गया, फिर रोड पर पहुँच गया था। फिर क्या हुआ? फिर हमने थाने गए, हमने ढूंढना खबोरी करी। अच्छा। फिर कोई कहीं मतलब पता नहीं लगा हमें कि वहाँ भट्टे के पास, कोहनी भट्टे के पास एक लाश पड़ी है। हाँ। तो वहाँ पता किया तो वहाँ पुलिस आई, तब मालूम पड़ी कि हाँ तो लाश मिली थी वहाँ कोहनी भट्टे के पास। अच्छा, तो वो लाश किसकी थी? शाहजहांपुर जेल में महिला और पुरुष बंदियों द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुएं राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर कचहरी प्रांगण में सभी के लिए प्रचारित करने और बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जिला कारागार शाहजहांपुर में निरुद्ध बंदियों के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की उपयोगी सामग्री का स्टॉल लगाया गया, जिसका शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा किया गया तथा स्टॉल से सभी न्यायिक अधिकारियों, स्टाफ, अधिवक्तागण और जनसाधारण के द्वारा स्टॉल का भ्रमण किया गया। नाज़रीन, अब मुंसिफ टीवी की खास पहल वक्फ तरमीमी बिल पर तजावीज़ देने के लिए वक्त बहुत कम है। इस सिलसिले में आप देखिए मुंसिफ टीवी की ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। तजावीज़ के लिए वक्त बहुत कम है। मुसलमानों जागो, इसीलिए कि मुसलमानों का बाबरी मस्जिद का जख्म अभी मुंदमिल नहीं हुआ था कि मुसलमानों से वक्फ इमलाक छीनने की तैयारी है। जहां वक्फ इमलाक मुसलमानों की मदद का एक अहम जरिया है, अब वो भी खटक रहा है, क्योंकि रेलवे और महकमे दिफा के बाद वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है और वक्फ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जिसने अपनी जायदादें वक्फ फी सबीलिल्लाह की हैं, वो भी इसे वापस नहीं ले सकता और ना ही मंशाए वक्फ को तब्दील किया जा सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई दूसरा इसमें अपनी मंशा के मुताबिक फैसला कैसे कर सकता है। इस कानून और बिल को समझने और जानकारी रखने वालों का कहना है कि मुसलमानों से वक्फ जायदादें छीनने की तैयारी है। कहने का मकसद यह है कि आपके बुजुर्गों ने जो बहुत कुछ मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए छोड़ा है, इस पर पहले ही हुकूमतें भी काबिज हैं और गैरों के अलावा अपनों ने भी काफ़ी लूटा है। मुल्क के मुस्लिम दानिशवरान और सियासी लीडरान के मुताबिक अब वक्फ जायदादों पर हुकूमत की नीयत ख़राब है, क्योंकि ऐसा बिल दीगर मज़ाहिब के मानने वालों जैसे हिंदू इंडोमेंट, गुरुद्वारा प्रबंधक और ईसाइयों के बारे में नहीं लाया जाता। क्यों? अब मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि मसाजिद, खानखाहों, दरगाहों और मदारिस इस्लामिया की जायदादों को बचाया जाए, वरना इसके नुकसानात उठाने के लिए तैयार रहें। इसे अब बचाने का वक्त है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC को इस सिलसिले में आम मुसलमान अपनी तजावीज़ भेज सकता है। इसके लिए सिर्फ आपको मेल करना है, इंग्लिश या हिंदी में अपनी तजवीज़ रवाना करनी है और बताएं कि हम इस वक्फ बिल में किसी भी तरह की तरमीम के ख़िलाफ़ हैं जो मुसलमानों और वक्फ को नुकसान पहुंचाती है। और मेल ID नोट करें JPC-Waqf-LSS
news@sansad.nic.in। मेल तक पहुंचने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। अपनी जिम्मेदारी को समझें, आपकी गफलत नस्लों को नुकसान पहुंचा सकती है। जय हिंद।